हेलो नमस्कार दोस्तों। जीके के टॉप 20 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ऑप्शन है 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947 या फिर 30 जून 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही जो उत्तरदायी लोग हैं उनको सत्ता दे देंगे, उसके बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। इटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था, जो कि जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर अपना सत्ता का स्थानांतरण कर लिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है, पहला चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या असहयोग आंदोलन। दूसरा अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या असहयोग आंदोलन। तीसरा है खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग, सहयोग, असहयोग, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे वो था चंपारण का, उसके बाद में अहमदाबाद, उसके बाद में खेड़ा और फिर बाद में असहयोग आंदोलन इन्होंने किया था। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसी थी, ये बताना है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। 1906 से 1920 के मध्य जिन्ना की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। इनका जन्म 1876 में कराची यानी पाकिस्तान के कराची में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये माई लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर 2 है हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर 3 है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ऑप्शन नंबर 4 है की टू द हेल्थ, की टू द ट्रू द हेल्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की पहली पुस्तक थी। दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी थी। यह पुस्तक उनकी आत्मकथा थी, यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने 1909 में गुजराती भाषा में लिखी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन में संपादक के तौर पर काम किया था। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से बहस संवादों के जरिए अपने विचारों को किताबों में भी लिखा था। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताबें जैसे हैं हिंद स्वराज, यानी और जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, हिंद स्वराज है, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, फिर मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत सी कहानियाँ इन्होंने किताबें लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ऑप्शन हैं सिनला, ऊटा, जातिया या रामल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिनला। दरमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिनला है,
ये सिनला दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। सिनला दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है। यह दर्रा हिमाचल दर्रे से संबंधित है, यानी हिमालयन दर्रे से संबंधित है। सिनला दर्रा की ऊंचाई, यानी इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5495 मीटर। दरमा घाटी का अविभाज्य सुरमय परिदृश्य और मतलब हरा भरा शानदार झरनों धाराओं के साथ रहता है। जो दरमा घाटी है, यानी घाटी निर्माण जो दरमा नदी से होता है उसे धौली गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिनला दर्रा, यानी सिनला और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दरमा और ब्यास नदी और घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो सिनला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। यानी जो म्यांमार से जुड़े हुए भारत के राज्य हैं उत्तर से दक्षिण, उनका सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले अरुणाचल है, अरुणाचल के बाद में नागालैंड है, और नागालैंड के बाद में मणिपुर आता है और फिर मिजोरम आता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा उत्तराखंड में नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है कामेट, बंदरपूछ, दूनागिरी और नंगा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंगा पर्वत। दोस्तों कामेट, बंदरपूछ और दूनागिरी ये तीनों पर्वत शिखर जो हैं वो उत्तराखंड में पड़ते हैं, जबकि जो कामेट है नंगा पर्वत है ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है इसमें जो गिलगित बल्चिस्तान क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही होगा। ये पीओके में पड़ता है, ये पीओके में पड़ता है, बाकी सब ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि रक्षण के लिए उत्तरदायी है। भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है, यानी भूमि कौन सी नदी से ज़्यादा कटती है। ऑप्शन है गंगा नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या आगरा नहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में सबसे अधिक भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी नदी जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए सबसे अधिक यही नदी जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर भूमि क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर बात प्रतिशत की होने लगे तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन है स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड यूरोपीय देश है, यानी कि यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन से, पूर्व में रूस से और उत्तर में नॉर्वे के साथ लगती है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को झीलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे झीलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हजारों में संख्या है यहाँ पर, इसलिए इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन हैं जेरे या फिर कांगो नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर नाइजर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेरे या फिर कांगो नदी। जायरे या फिर कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी जो लंबाई है वो 4,700 किलोमीटर की लंबाई है। यह पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यानी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो ये है नील नदी, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो नदी या फिर जायरे नदी, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों क्या होता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और जो में जल होता है इसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर ये वर्षा करती हैं, जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। भारत की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा है भारत की? तो 4,96.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो होती है, यानी कि सबसे कम स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में बनाता है भारत। इसकी सीमा की जो लंबाई है, यानी जितनी लंबाई बनाता है भारत, उसकी बात करें तो ये बनाता है 106 किलोमीटर। यानी अफगानिस्तान से जो भारत की सीमा है, सीमा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर की है। भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं उनमें पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश तथा श्रीलंका जो हैं इनके निकटतम देशों की लिस्ट में आते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो बांग्लादेश बनाता है और सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है। इतना आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो भी विवरण दिया गया है वो भाग 2 में है। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता दी गई है। भाग 3 में आपका अधिकार है जो 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 11 से
सॉरी 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की दी गई है भाग 2 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, किसको दी गई हैं ये बताना है, राज्य को, केंद्र को, या फिर एक और दोनों यानी राज्य और केंद्र दोनों को, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्र को, यानी कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई हैं वो केंद्र को दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं। एक तो राज्य सूची है, एक केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची है। जो विषय इन तीनों में नहीं आते हैं उसको अवशिष्ट के रूप में जान लेते हैं, यानी जहाँ जो इन तीनों में ना आए, जो अवशिष्ट होते हैं उन पर कानून बनाना, उनको लागू करने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र को है, राज्य को नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में पंचायती राज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर 2 है सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्व, भू राजस्व, या ऑप्शन नंबर 4 है स्थानीय मेलों पर कर। तो दोस्तों जो बिक्री कर और सीमा शुल्क होते हैं इनको जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। जो भू राजस्व है इसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, जबकि जो स्थानीय मेलों पर कर है इसे पंचायतों द्वारा जो है संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय मेलों पर कर, यानी जो पंचायती राज द्वारा कर संग्रहित किया जाता है वो स्थानीय मेलों पर, बाजारों पर किया जाता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पार्श्विक मात्रक है, यानी पार्श्विक किसका मात्रक है ये बताना है। ऑप्शंस हैं दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या फिर तापक्रम का। दोस्तों आपको बता दें कि पार्सेक जो है लंबाई की खगोलीय इकाई होती है, लंबाई को दूरी से नापते हैं, और यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर की लगभग होती है जो पार्सेक की में होती है। जबकि जो विकल्प में अन्य ऑप्शंस दिए गए हैं समय, ऊर्जा का, तापक्रम और तापक्रम का, तो अगर समय की बात करें तो समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और तापक्रम का मात्रक जो होता है सेल्सियस होता है। जबकि दूरी का मात्रक जो है वो पारसेक है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दूरी का मात्रक है पारसेक। अगला प्रश्न देखते हैं। फल पकाने का हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन, ऑक्सिन, काइनेटिन, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एथिलीन या फिर इथाइलिन होता है ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र होता है C2H2, यानी जो एथिलीन होता है, इसे एथाइलिन यहाँ पे लिख गया है, एथिलीन होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2 और H4। ये फल पकाने के काम में आता है। ये एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है, लेकिन इसका जो पादप हार्मोन है इसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इथाइलिन या फिर एथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, या फीता कृमि। तो जो स्वाइन फ्लू होता है वो विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शंस हैं एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, या फिर प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एनालिटिकल इंजन।
जो चार्ल्स बेबेज थे, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इन्होंने जो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, डिजाइन किया था, वो था एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। 1842 में बेबेज ने एक स्वचालित मशीन का निर्माण किया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था। ये पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था, जैसे जोड़ना, घटाना, ये सारी चीज़ें ये कर सकता था। तो इस तरीके से चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो कहलाया वो है एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।